क्लास सेवेंथ। ये आपकी नई सोशल साइंस की बुक है और आज हम इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि इतने हज़ार सालों से जो भी चेंजेस हुए हैं हम उनका पीछा करते हैं, उनको पता करेंगे कैसे कैसे हुआ। Take a look at maps 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al Idrisi। यानी जो फर्स्ट मैप हम देखेंगे यहाँ पर है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैप 1। A section of the world map drawn by geographer Al Idrisi in 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea। यानी ये उस टाइम पर उन्होंने बनाया था। The section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of world। यानी कि इसमें Indian subcontinent शो करा गया है। Map 2 was made in 1720s by a French cartographer। यानी सेकेंड वाला मैप जो नेक्स्ट पेज पर है, कार्टोग्राफर कौन होता है? A person who makes maps। The two maps are quite different even though they are of the same area। यानी दोनों मैप्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लेकिन वो एक ही एरिया के हैं। अल अदरीसी के मैप में साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, यानी उन्होंने उल्टा बनाया है, और श्रीलंका आइलैंड में टॉप पर है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, क्योंकि वो अरेबिक है, अरब से है, तो उन्होंने अरेबिक में नाम लिखा है जगहों का। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश। मैप 2 की अगर हम बात करें, ये जो ऊपर बना हुआ है, was made nearly 600 years after map 1। तो ये उसके 600 साल बाद बना है। During which time information about subcontinent had changed considerably। यानी इनकी information काफ़ी बार change हुई थी। This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed। यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। इस मैप को हमको देख के लगता है कि हाँ, इसे हम आज भी देखते हैं, इसी तरीके का मैप हमारा आज भी है। This map was used by European sailors and merchants on their voyages। तो जब ये लोग जहाज से यात्रा करने निकलते थे तो उस मैप को यूज करते थे। तो ये सेकेंड वाला मैप था। Equally important is the fact that the science of cartography differed in two periods। यानी उन दोनों टाइम में, यानी उस टाइम की बात करें जब 12th सेंचुरी थी और उसके 600 साल बाद अभी की बात करें तो कार्टोग्राफी में काफ़ी डिफरेंस होता था। When historians read documents, maps and text from past, they have to be sensitive to different historical backgrounds। यानी जब historians किसी भी डॉक्यूमेंट, मैप या टेक्स्ट को पढ़ते हैं पुराने, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं, इसलिए उनकी जानकारी बहुत बार अलग होती है पास्ट की। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? तो अगर context change होता रहता है टाइम के साथ तो उसकी language और meanings भी change होते हैं क्या? Historical record exist in a variety of languages which have changed considerably over the time years। हम जानते हैं कि ये languages तो हमारे यहाँ starting से change होती ही हैं। Medieval Persian for example is different from modern Persian। यानी उस टाइम की पर्शियन लैंग्वेज और अभी की पर्शियन लैंग्वेज में फ़र्क है। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meanings of word also change over time। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर या उसका प्रोनाउंसिएशन या वोकेबुलरी चेंज हुई है, नहीं, उनके मीनिंग भी ओवर टाइम चेंज हो जाते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड एज इंडिया, यानी अब हम हिंदुस्तान को इंडिया बोलते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and lands between the Ganga and Yamuna। यानी कि उस समय पर जब ये वर्ड पहली बार यूज किया गया था 13th सेंचुरी में मिनाज-ए-सिराज ने, तो उसने एक बुक लिखी थी पर्शियन में जिसमें हिंदुस्तान का मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच पड़ने वाली छोटी छोटी जगह। He used the term in a political sense for lands that were a part of dominance of Indian Sultan। यानी उन्होंने एक पॉलिटिकल सेंस में यूज करा था, दो जो भी दिल्ली सुल्तान के अंडर के पार्ट्स थे उन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया। The area included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included South India। तो जैसे जैसे सुल्तान की ज़मीन बढ़ती गई वो और ज़्यादा चीज़ों को हिंदुस्तान बोलते गए, लेकिन इसमें कभी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। But contrast, in the earlier 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, fauna and culture of inhabitants of the subcontinent। और इसके contrast में अगर हम देखें
तो 16th सेंचुरी, यानी पहले हम 13th सेंचुरी देख रहे थे, अब हम देखें तो 16th सेंचुरी में जब बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान यूज़ करा तो उन्होंने हमारे देश की ज्योग्राफी, इसके फौना यानी कि जितने भी एनिमल्स यहाँ हैं और हमारा कल्चर, इन सबको बताने के लिए हिंदुस्तान यूज़ करा. As we will see later in the chapter, it was somewhat similar to the way 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind. यानी आमिर खुसराव ने अपनी कविता में हिंद 14th century में यूज करा है. When the idea of geographical and cultural entity like India did not exist, यानी उस टाइम पर इंडिया जैसा कुछ नहीं था. The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. यानी आज जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हमारे लिए पूरा जो हमारा है वो सब हिंदुस्तान है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. तो अभी जो वो words use करते हैं हिस्ट्री पढ़ने वाले, उन्हें बहुत ध्यान से ये टर्म्स देखना पड़ते हैं क्योंकि उस समय इनका मतलब कुछ और होता था. टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, यानी जैसे हम फॉरेनर देखें तो अभी हम इसे किसके लिए यूज़ करते हैं, जो इंडिया से नहीं होता है उसको हम फॉरेनर बोल देते हैं. अब पहले क्या होता था, इन मिडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड टू से इन अ गिवन विलेज समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर. यानी फॉरेनर उस समय पर वो होता था जो उस पर्टिकुलर गांव का ही नहीं होता था, भले ही सेम जगह से हो, या उस सोसाइटी या उस कल्चर का नहीं होता था. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी. यानी परदेसी हम हिंदी में बोलते हैं और पर्शियन में हम कहते हैं अजनबी यानी स्ट्रेंजर. अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज फॉरेनर. यानी सिटी में रहने वाला, गांव में रहने वाले या जंगल में रहने वाले को फॉरेनर बोल सकता है, लेकिन वो दोनों एक ही गांव के थे, फॉरेनर नहीं थे एक दूसरे के लिए, लेकिन उनका रिलीजियस या कास्ट का बैकग्राउंड अलग था, तब भी उन्हें फॉरेनर बोल दिया जाता था. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and nature of their investigation. यानी जितने भी historians होते हैं वो किस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं या उनका इन्वेस्टिगेशन किस टाइप का है, उसके हिसाब से वो अलग अलग सोर्सेज पढ़ते हैं. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. यानी लास्ट ईयर हमने देखा कि आपने हर्षवर्धन और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था. अब हम उनके आगे वाले 1000 ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, 700 से लेके 750 तक, 1750 तक. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. यानी हम ये भी नोटिस करेंगे कि कुछ सोर्सेज तो कंटिन्यू है जो यूज़ करे ही जा रहे हैं हिस्टोरियंस के द्वारा. दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, यानी कॉइन्स से अभी भी पढ़ रहे हैं, इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए हैं उनसे पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर जो उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है उनसे पता चलता है, और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, बुक्स, बायोग्राफी जो है उससे इंफॉर्मेशन मिलती है. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. यानी कुछ डिसकंटिन्यूटी भी हुई है, जैसे कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो हैं वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गए. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और इसलिए जो बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये कॉइन्स वगैरह की, इंस्क्रिप्शन की, इनको उनने हटा दिया और टेक्स्ट पर आ गए हैं. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. तो इस पीरियड में क्या हुआ, पेपर जो था वो सस्ता हो गया और ज़्यादा मिलने लगा. पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, यानी लोगों ने इसे भगवान से रिलेटेड चीज़ें लिखने के लिए यूज़ करने लगे. क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, यानी वहाँ के साधु सन्यासी जो पढ़ाते थे उस बारे में लिखना शुरू करा, वहाँ के राजाओं के बारे में लिखना शुरू करा. पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, कोर्ट्स वगैरह के बारे में लिखा वहाँ के. एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, तो उन्होंने खुद के भी रजिस्टर बनाए टैक्स या अकाउंट्स लिखने के लिए. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्री एंड टेम्पल, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेते थे जो लोग थोड़े पैसे वाले होते थे, या रूलर्स या मोनेस्ट्रीज जहाँ पर साधु सन्यासी रहते थे, या मंदिरों में. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्कीव्स, यानी कि इन्हें लाइब्रेरी में रखा जाता था और आर्कीव्स में. आर्कीव्स क्या है यहाँ लिखा हुआ है,
A place where documents and manuscripts are stored. Today, all the national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. यानी ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैन्यूस्क्रिप्ट रखे जाते थे, अभी भी हमारे गवर्नमेंट के पास आर्कीव्स होती हैं जहाँ वो अपने पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians. यानी कि इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं यूज़ करने में. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. यानी उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो अपने हाथ से ही कॉपी करते थे. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. यानी कभी अगर आपने अपने दोस्त का होमवर्क वगैरह कॉपी करा है तो आप जानते होंगे कि एक सिंपल एक्सरसाइज नहीं होती है. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटर्न. तो कभी कभी आप अपने दोस्त की हैंड राइटिंग नहीं देख पाते हैं कि क्या लिखा है और अपने मन से गैस करके लिख देते हैं. एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी एंड योर फ्रेंड्स वर्क. तो इसके नतीजे से क्या होता है, आपके और आपके दोस्त की कॉपी में हल्की फुल्की अलगपन रहता है कि उसने थोड़ा अलग और आपने थोड़ा अलग. मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर. तो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इसी के जैसी होती है. एज स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस. अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर. यानी कहीं कोई वर्ड उन्होंने नया लिख दिया, कोई सेंटेंस नया लिख दिया जो उनको समझ नहीं आया होगा. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. यानी ये चेंजेस होते चले गए और एक टाइम ऐसा आया जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स अलग ही हो गई जिन्होंने लिखी हैं और जो कॉपी कर रहे हैं. देर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ ऑथर टुडे. एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि जो ओरिजिनल होती थी उस टाइम में वो बहुत कम मिलती है. वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्रिप्ट्स. यानी हमें अब वो कॉपीज मिलती हैं जो किसी और ने कॉपी करके लिखी थी. As a result, historians have to read different manuscript version of same text to guess what the author had written originally. तो अब उनको guess करना पड़ता है कि हाँ अगर इसमें ऐसा है तो ओरिजिनली उन्होंने क्या लिखा होगा. On occasion, authors revise their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. यानी ये रिवाइज्ड भी लिखते थे, यानी पहले उन्होंने कुछ लिख दी चलो एक बुक, फिर उन्हें लगा 2 साल में कुछ चेंजेस आए तो वो उसका रिवाइज्ड फॉर्म दे देते थे. दोनों में डिफरेंस होता था, लेकिन हिस्टोरियंस को नहीं पता होता था कि इनका एग्जिस्टेंस है. ये बहुत लार्ज लाइब्रेरी की कलेक्शन में कहीं गुम हो जाती थी. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. द स्टडी ऑफ 1000 years between 700 and 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस. यानी एक बहुत बड़ा पीरियड है पढ़ना अगर चाहते थे हिस्टोरियंस, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज वेराइटी है डेवलपमेंट की जो इस पीरियड में हुआ है. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. यानी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. यानी कि अब हम देखते हैं ये जैसे ये पहिया घूम रहा है हमारे पास. अब तो खैर बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है फसल काटने के लिए, पर पहले ये चलता था. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग. यानी बुनने के लिए भी एक व्हील का इस्तेमाल होने लगा. फायर आर्म्स इन्होंने निकाले लड़ाई युद्ध के लिए. न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स. यानी नए खाने पीने की चीज़ें जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, टी एंड कॉफ़ी. Remember that all these innovation, new technology and crop came along with people who brought other ideas with them as well. यानी कि ये आइडियाज़ या ये चीज़ें भी उन्हीं के साथ में आई जो और भी दूसरे आइडिया अपने साथ में लेकर आए थे. तो ये एक जो पीरियड था बहुत बड़े चेंजेस का था. इसमें बहुत इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस हुए हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. यानी एक ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत ग्रेट मूवमेंट्स हुए हैं लोगों के. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. यानी लोग आपस में ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ताकि उन्हें कोई मौका मिले. द सब कॉन्टिनेंट हेल्थ इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून. यानी जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया था उसमें बहुत इमेंस वेल्थ थी, पैसा था, जिससे लोगों के फॉर्च्यून के लिए एक जगह हो जाती थी कि लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड्स वर द राजपूत. यानी इस पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट लोगों का ग्रुप बना वो थे राजपूत. जो राजपुत्र
यानी सन ऑफ रूलर, यानी राजा के बेटे नाम से आया। Between the 8th and the 14th century, the terms were applied more generally to group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, यानी 8th और 14th सेंचुरी में ये वर्ड उन्हें दिया गया जो योद्धा होते थे, जो लड़ते थे युद्ध में सबसे अच्छे से, जिन्हें क्षत्रिय, जिनकी कास्ट होती थी। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। यानी इसमें रूलर्स आते थे, जो चीफ कैप्टन्स होते थे वो आते थे, इनके साथ साथ सोल्जर्स और कमांडर्स भी आते थे जो आर्मी में लड़े रहते थे। A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and brands। यानी जो इनके बारे में लिखते थे उन्होंने बताया कि इनमें बहुत बहादुरी होती थी, ये बहुत लॉयल होते थे और किसी से डरते नहीं थे। Other groups of people such as Maratha, Sikh, Jats, Ahoms, Kayasth and also used the opportunity to age become politically इम्पॉर्टेंट, यानी कुछ और भी ऐसी जातियां थी या ग्रुप्स थे जो उस टाइम पर पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हुए। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in other। यानी इस पीरियड में कुछ ग्रेजुअल फॉरेस्ट क्लियरिंग हुई, यानी पेड़ काट दिए गए, एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया, ये बहुत फास्टर चेंज था कहीं कहीं पर। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, यानी हैबिटेट क्या होता है, सबसे पहले तो हैबिटेट एक इन्वायरमेंट होता है किसी भी रीजन या सोशल या इकोनॉमिक लाइफस्टाइल का, जहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिन्हें वही जगह पसंद होती है। तो फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए उनका हैबिटेट चेंज हुआ तो उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट करा। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, यानी बाकी लोगों ने वही जो खेत बनाया गया उसमें जुताई या ये सब चीज़ें शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, जिससे वो वहाँ के पीजेंट्स या मजदूर बन गए। These new peasant group gradually became to be influenced by the regional market, chieftains, priest, monastery and temple. They became part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords। यानी ये जो मजदूर थे धीरे धीरे ये रीजनल मार्केट्स में आते गए, ये बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बन गए और अब इन्हें टैक्सेस देना पड़े या फिर किसी सर्विस के लिए इन्हें गुड्स देना पड़े। As a result, significant economic and social differences emerged among peasants। इससे क्या हुआ कि एक इकोनॉमिक और सोशल भेदभाव होने लग गया इनके साथ। Some possessed more productive lands, others also kept cattle, यानी किसी किसी के पास बहुत उपजाऊ ज़मीन होती थी और वो साथ में ये जानवर भी रखते थे। और कुछ कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यू टू लीन सीजन, या किसी किसी की ज़मीन उस समय पर अच्छी नहीं थी तो वो और बाकी कुछ काम करने लग गया इसके साथ साथ। As society became more differentiated, people were joined into जातीज और सबकास्ट and ranked on the basis of their backgrounds and occupation। अब जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, डिफरेंसेस बढ़ते गए, तो लोगों ने जातियाँ बनाई, सब कास्ट बनाई, रैंक बनाई, लोगों के ऑक्यूपेशन देख के, उनका बैकग्राउंड देख के। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, resources controlled by the member of जाति। यानी रैंक उन्हें दी जाती थी, जो भी जाति का मेंबर होता था वो देता था, उसका पावर देख के, इन्फ्लुएंस देख के। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी हो सकता था कि किसी एरिया में उस जाति को ज़्यादा मान सम्मान मिलता हो, दूसरे में नहीं मिलता हो। जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ मेंबर, अपनी जाति का खुद रूल बनाते थे वो। ये रेगुलेशंस को एल्डर्स जो बड़े होते थे वो इन्फोर्स करते थे और जाति पंचायत इन्हें बोला जाता था। लेकिन जातियों को कुछ रूल्स विलेज के यानी गांव के भी मानना पड़ते थे, जिन्हें चीफ्तान जो भी उस समय में रहता था वो रूल करता था। और बहुत टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, ये स्टेट की छोटी सी यूनिट है। Of the technological, economic and social cultural changes described in the section, which do you think were more significant in town or village in which you live? आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पर कौन से changes सबसे ज़्यादा हुए? Region and empire. Larger states like those of Cholas, Tughlaqs और Mughals encompasses many regions, and ये empires जो थे ये ज़्यादातर जगह थे। A Sanskrit Prahasti praising the Delhi Sultanate, Ghiyasuddin Balban explained that he was a ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west, included all of the South India। यानी गियासुद्दीन बलबन की तारीफ में किसी ने लिखा था कि वो रूलर थे, बहुत बड़ा एम्पायर था उनका, जो बंगाल से लेके गजनी
से लेके साउथ इंडिया तक था. People of different regions, God, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies. यानी उनकी आर्मी देखकर हर जगह के लोग भाग जाया करते थे. Historians regarded them as exaggerated claims of conquest. At the same time, they tried to understand why ruler kept claiming to have control over different parts of the continent. यानी हिस्टोरियंस अभी भी ये सोचते हैं कि रूरल अलग अलग जगह पर ऐसे क्लेम क्यों करते थे कि सब जगह पर उनकी ही ज़मीन थी. In 1318, the poet Amir Khusrau noted that there was different language in every region of this land. यानी हमारे यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती थी. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दावर समुद्री, तेलंगानी, गुजारी, मावारी, गौरी, अवधी and Hindvi. Amir Khusrau went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. यानी संस्कृत किसी पर्टिकुलर रीजन की नहीं थी, वो एक ओल्ड लैंग्वेज थी. कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, यानी आम लोग उसे नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण उसे जानते थे. Make a list of languages mentioned by Amir Khusrau. Prepare another list of the names of languages spoken today in regions he mentioned. यानी इन्होंने जो जगह मेंशन करी है जहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आप एक नई लिस्ट बनाओ कि वहाँ पर क्या अभी भी वही लैंग्वेज बोली जाती है या कुछ चेंज हुआ है. अंडरलाइन उनके नीचे करना जो सिमिलर है और सर्कल करना जो अलग लैंग्वेजेस हैं. By 700, many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. यानी 700 ईयर्स तक आते आते हर रीजन की अपनी एक जोग्राफिकल डायमेंशन बन गई थी, यानी बाउंड्री बन गई थी कि कहाँ से कहाँ तक उनका एरिया है, उनकी खुद की लैंग्वेज और उनकी खुद की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई थी. You will learn more about these in chapter 9. हम और पढ़ेंगे. They were also associated with specific ruling dynasties, यानी वहाँ पे रूल करने वाले राजा स्पेसिफिक हो गए थे. स्टेट्स के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहते थे. Occasionally dynasties like Cholas, Khilji, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region. Not all these empires were equally stable or successful. यानी अलग अलग डायनेस्टी जो ये सारी थी कई बार मिलकर एक एम्पायर बनाती थी और ज़रूरी नहीं है कि सब स्टेबल हों. When Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. Chapter 10 में हम आगे पढ़ेंगे. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of region. Across most of the subcontinent and regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. यानी कि वो आपस में रहना आप सीख गए थे क्योंकि सबने आपस में रूल करा था, उनके आपस में ट्रेडिशंस जो भी थे वो शेयर करने लग गए थे. In the realms of governance, the management of economic, allied cultures and language, through 1000 years between 700 and 1750, the characters of different regions did not grow in isolation. यानी कि कैरेक्टर मिक्स ग्रो करे, उन्होंने अकेले अकेले नहीं रहे. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. यानी उन्होंने अपने खुद की चीज़ें तो नहीं खोई, लेकिन जो भी रूलर रूल करता था उसकी चीज़ें उन्होंने ज़रूर अपना ली. Old and new religions. The 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in its religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. यानी जितने हजार सालों से हम हिस्ट्री देख रहे हैं कुछ ना कुछ धर्म में परिवर्तन आता रहा है. अब एक चीज़ ये है कि लोग जिनको भी मानते हैं कई बार वो पर्सनल होता है, कई बार वो कलेक्टिव होता है. Collective belief in supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. यानी ये लोकल कम्युनिटीज़ किस तरीके से बिहेव करती हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या है. यानी एक ग्रुप हो सकता है जो किसी एक पर्सनल रिलीजन को मानता हो. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. तो जैसे जैसे इनका सोशल वर्ल्ड चेंज होता था इनके बिलीव्स भी चेंज होते रहते थे. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. तो इसी दौरान हमारे जो हम कहते हैं हिंदुइज्म टुडे आज हम कहते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए. These included the worship of new deities, यानी कि नए भगवान की पूजा इस टाइम से शुरू हुई थी.
नई मूर्तियाँ आई थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी यानी कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने मंदिर बनवाए थे, एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, और जो पुजारी और ब्राह्मण हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई, वो डोमिनेंट होते गए. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, यानी क्योंकि उनको संस्कृत आती थी इसलिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती गई. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. और इनके साथ में कौन थे? वो पेट्रन थे जो इज्जत के लिए नए रूलर्स जैसे बनना चाहते थे. जैसे यहाँ लिखा है पेट्रन कौन है? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन एज आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, लर्न पर्सन और नोबल. यानी एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी पर्सन होता है एक कि उसका लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हक होता है, लोग उसको देखते हैं, उसकी बात मानते हैं. दूसरा वो बहुत वेल्दी यानी पैसे वाला होता है. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, यानी इसी दौरान भक्ति का आइडिया लोगों में आया था. ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोट्स वुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलैबोरेटेड रिचुअल्स, यानी ये वो चीज़ थी कि बिना किसी पुजारी, बिना किसी ब्राह्मण की मदद के भी हम इस काम को कर सकते थे, यानी हम सीधे भगवान तक पहुंच सकते थे. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वैन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी नए धर्म भी इसी समय में आए. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी, यानी 7th सेंचुरी में पहली बार जो माइग्रेंट्स बाहर से आए थे ट्रैवल करके, वो कुरान लेकर आए थे. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड, यानी मुस्लिम्स जो है ये उनकी किताब है और वो एक ही भगवान को मानते हैं जिनका नाम अल्लाह उन्होंने रखा है. हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, यानी उनका कहना है कि इसमें कोई अमीर या गरीब नहीं होता है, अल्लाह सबके ऊपर दया करते हैं और सबसे प्यार करते हैं. मैनी रूलर्स व पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, यानी बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इस्लाम में भी मानते थे. एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेड इन द वेराइटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर्स, और जैसे हिंदुइज्म को लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, इस्लाम को भी मानने के तरीके अलग थे. कैसे? शिया मुस्लिम थे जो प्रॉपर्ट मोहम्मद के सन इन लॉ अली के बारे में मानते थे, जो लेजिटमेट लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के, और दूसरे सुन्नी मुस्लिम थे जो अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर यानी खलीफा को माना करते थे. There were other important differences between various schools of law, हनाफी and शाफी, and theology and mystic traditions, यानी इनमें बहुत सारे differences थे. Thinking about time and historical period, historians do not see time just as a passing of hours, day or year, as a clock or a calendar. Time also reflect changes in social and economic organization, यानी जो historians होते हैं उनके लिए टाइम सिर्फ ये नहीं होता है कि घंटे निकल रहे हैं, दिन निकल रहे हैं या साल निकल रहे हैं. टाइम उनके लिए चेंज होता है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में. इन परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, यानी क्या क्या आइडियाज़ में चेंज हुए हैं, बिलीव्स में क्या चेंज हुए हैं. द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट. अब इनको इनने ईजी कैसे बनाया? पास्ट को 2 सेगमेंट्स में बांट कर. लार्ज सेगमेंट जिसको पीरियड बोला गया, दैट पजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी जिसमें आपस में समान चीज़ें थी उसको एक जैसा कर दिया गया, और दूसरा जिनमें डिफरेंस था उसको दूसरी जगह कर दिया गया. इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, यानी 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड करा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. ये डिवीज़न उन्होंने बेस्ड करा था धर्म के हिसाब से. ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चेंज था और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुए थे. और सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ धर्म देखा. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो हिज पीरियोडाइजेशन टुडे, यानी कुछ हिस्टोरियंस अभी भी ये पीरियोडाइजेशन मानते हैं. मोस्ट लुक टू द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि अमीरी गरीबी देखते हैं जो मेजर एलिमेंट थे उस टाइम में. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, यानी जो हमने पिछले साल हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि हंटर गैदरर्स होते थे, यानी जो शिकारी होते थे उनके बारे में, फार्मर्स के बारे में, लोग गांव और शहर में रहते हैं इनके बारे में. तो हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल, यानी इस साल की हिस्ट्री मेडिवल है. हम जानेंगे कि कैसे कैसे पीजेंट सोसाइटीज़ फैली, मजदूरी जो थी, लोगों में गरीबी किस तरीके से आई, रीजनल स्टेट्स कैसे बनी, फॉरेस्ट पीपल क्या थे, और इस्लाम और हिंदुइज्म मेजर रिलीजन यानी धर्म के फॉर्म में कैसे बढ़े.
और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे यहाँ कैसे आई, यानी विदेशी कैसे आए। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज, यानी ये जो 1000 साल में इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे। आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th, यानी ये सेंचुरीज जो थी 16th और 18th ये पहले की सेंचुरीज से अलग थी। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। मोरओवर द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड, यानी मिडिवल और मॉडर्न पीरियड को अलग अलग बोला जाता है। मॉडर्निटी कैरीज विद द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, यानी मॉडर्न जब वर्ल्ड आया तो उसमें प्रोग्रेस हुई, लोग डेवलप हुए, एडवांस हुए। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन चेंज व्हाटसोएवर, और इससे पता चलता है कि जो पुराना समय था मेडिवल उसमें चेंजेस कम थे। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय में भी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए थे। ड्यूरिंग दीज 1000 years द सोसाइटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन, यानी उन 1000 year में सोसाइटी काफ़ी बदली थी, ट्रांसफॉर्म हुई थी। इकोनॉमीज़ बहुत अलग अलग लेवल पे पहुंची थी, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस यानी पैसे वाली हो गई थी, जिससे यूरोपियन कंपनीज जो थी उनका इंटरेस्ट हमारे यहाँ आया और वो व्यापार करने के लिए यहाँ आना चाहती थी। As you read this book, look out for signs of change and the historical processes at work. जैसे जैसे आप बुक पढ़ेंगे आप खुद साइंस देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या प्रोसेस हुई थी। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विद वॉट यू रेड लास्ट ईयर, यानी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप इस साल जो पढ़ रहे हैं वो पिछले साल से कैसे अलग है। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर एवर यू कैन, तो इस बुक में आप चेंजेस देखिए जहाँ जहाँ आपको दिखते हैं। एंड लुक आउट एट द वर्ल्ड अराउंड यू, सी वॉट एल्स हैज चेंज और रिमेन द सेम, और आपके आसपास भी देखिए कि आज भी क्या चीज़ें हैं जो वैसी की वैसी सेम है और क्या चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं।